गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे यकीन है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न 25 प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए। प्यारे बच्चों, ये सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आएंगे वे सभी के सभी एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न। मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे और सभी सवालों का अभ्यास करेंगे। और अभ्यास के दौरान यदि आपसे जो सवाल नहीं बनेगा, मुझे इस बात का विश्वास है कि आप उस सवाल को सीखिएगा भी, है ना। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा बच्चों। एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये। 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? चलिए बच्चों इसको बनाते हैं। देखो, हमारे थैले में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं, है ना। और ये टोटल सिक्का, टोटल जब सभी को रुपया में कन्वर्ट किया गया तो ये टोटल रुपया कितना बन रहा है? 420 रुपये, राइट। और यहाँ पर इन सभी सिक्कों का रेशियो दिया है, इनकी सिक्कों की संख्या का रेशियो। ध्यान दीजिएगा, किसका रेशियो बच्चों? संख्या का रेशियो 8:1:5। मतलब 1 रुपये के 8 सिक्के हैं, 1 रुपये के 8 सिक्के हैं और 2 रुपये के 1 सिक्के हैं और 5 रुपये के 5 सिक्के, है ना बच्चों। तो क्या हम लोग अपने से खुद से पता कर सकते हैं उस बैग में, उस थैले में टोटल कितने रुपये हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। आइए रेशियो में पता करते हैं। 1 रुपये का 8 सिक्का, तो टोटल रुपया यहाँ से हमें मिलेगा 1 × 8 दैट इज 8। 2 रुपये का 1 सिक्का, तो टोटल यहाँ से रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 1 दैट इज 2। और 5 रुपये का 5 सिक्का, तो 25, यानी 5 रुपये के सिक्कों से टोटल रुपया कितना मिला? 25। अब यदि सभी को जोड़ दें तो बच्चों टोटल रुपया मिलना चाहिए 25, 2 27, 27 और 8 मिलके कितना बच्चों? 35। यानी रेशियो में टोटल रुपया आपके पास 35 और यहाँ पर टोटल कितना है बच्चों? 420। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। रेशियो 35 का मान कितना? 420। तो रेशियो 1 का मान यहाँ से निकाला जा सकता है। ये कितने बार में कटेगा बच्चों? कितने बार में कटने के लिए तैयार है? 12 बार में। 12 25 60, 12 बार में साफ हो जाएगा। तो 35 से बच्चों ये कितने बार में कट गया? 12 बार में। यानी रेशियो 1 का मान आपको क्या मिल गया? 12 मिला। आपसे पूछा है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का रेशियो है, रेशियो में 5, तो 5 का मान 12 25 60, यानी आंसर होना चाहिए 3। शायद बच्चों आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। अरे रे रे रे, भाग क्यों रहा? चलिए इस प्रश्न को बनाओ बच्चों। यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना चलना है उसको? 936 किलोमीटर। समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों ऊपर का दूरी किलोमीटर में और नीचे स्पीड मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर कभी भी मीटर से कटेगा नहीं, यानी इस स्पीड को हमें बदलना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए बच्चों 18/5 से गुना करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। 18/5, 5 ऊपर चला जाएगा। 5 कहाँ चला जाएगा बच्चों? ऊपर। अब इसे आप सॉल्व करो। 18 × 5 = 90, 18 दूनी 36। 5 से कटेगा बच्चों कितने बार में? 4 बार में। और 4 से कट जाएगा कितने बार में? 13 बार में। 13 चौकी 52, यानी कितना घंटा लग जाएगा आपको? 13 घंटा लगेगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। एक वस्तु को 15% की छूट देने के बाद इतने रुपये में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? बच्चों डिस्काउंट देने के बाद इतने में बिका और कह रहा है बताओ अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए इस मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। तो 4777 में 15% का होल वैल्यू कितना होता है बच्चों? जब 15 को कटाओगे तो 15/100 मतलब 3/20, 3/20।
15/100 को घटाएंगे, 5 दिया 15, 5 से 20 बार में 100। जब डिस्काउंट दे तो बच्चों घटा देना, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 3 क्या 17/20, लेकिन उल्टा गुना करना है 20/17, हाँ या ना, उल्टा गुना 20/17। और बच्चों देखते ही हमें लग रहा है इसका उत्तर 3 जाना चाहिए। कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता ही नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आप बताओ ऊपर में कंफर्म है कि एक जीरो तो आएगा ही आएगा, और 17 कभी भी जीरो को नहीं काटेगा, कभी भी जीरो यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक जीरो है तो क्या कट सकता है, कंफर्म जीरो। जैसे कि मान के चलिए यहाँ से आप अलग करेंगे, तो यहाँ से 10 अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 को आप लिख सकते हैं 10 यानी 2 × 10 लिख सकते हैं। तो ये 477 गुना जैसे ही 2 होगा, है ना, तो ये 10 को तो कभी 17 काटेगा नहीं, जब भी काटेगा तो इसी वैल्यू को काटेगा कि नहीं, तो इसमें कभी भी जीरो आने की संभावना है ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा जीरो। तो ये कन्फर्म है कि इसका रिजल्ट जब भी आएगा तो उसका इकाई अंक हर हाल में क्या होगा, जीरो होगा, ऊपर में जीरो है। तो बच्चों कुछ ऐसा भी लॉजिकली कैलकुलेशन करिए, बाद में कि आपको पूरा सॉल्व करना है तो कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में समय का बड़ा महत्व होता है, तो देखते ही आपको ऑप्शन पे निगाह जाना चाहिए कि कौन सा उत्तर हो सकता है। तो देखते ही लग रहा है कि इकाई अंक जीरो ऊपर में बन रहा है, तो जीरो होना निश्चित है, इसलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखो बच्चों, पी क्यू से 40% कम है, क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। एक पी है और एक क्यू है, पी क्यू से 40% कम है, पी क्यू से जिससे तुलना उसको 100 मान लीजिए, 40 कम मतलब ये कितना है 60। अब आपसे पूछा है क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है कितना, तो 40, तुलना किससे 60 से और गुणा 100 करेंगे, तो 20 × 60, 20 × 5 100, 40 × 5 200/3, 200/3 का मतलब 66 पॉइंट समथिंग, यानी आंसर क्या होना चाहिए, डी नंबर। लेकिन जब कभी भी बच्चों ऐसा वाला सवाल मिले तो इतना प्रोसेस नहीं करना। जब कभी भी ऐसा सवाल मिले कि ये इससे इतना प्रतिशत अधिक है, तो बताओ वो उससे कितना प्रतिशत कम है। यदि ये इससे इतना प्रतिशत कम है तो पूछेगा बताओ वो उससे कितना प्रतिशत अधिक। तो इसमें कुछ नहीं करना, प्रोसेस को याद रखो, जो भी प्रतिशत दिया रहे चाहे कम या अधिक का, उस प्रतिशत को लिख लीजिए। कम यदि शब्द यूज किया है तो 100 में घटा के नीचे लिखना है और गुणा 100 कर देना है, दैट्स ऑल, इतना ही बात को याद रखना है ना, जिससे कि फास्ट उत्तर आप क्लिक कर सकते हो बच्चों। अगला ये 5वां सवाल को देखो, ये क्या कह रहा है, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात क्रमशः 7:3 है तो x का मान क्या है। बच्चों पहली वस्तु का मूल्य 3 और दूसरी वस्तु का मूल्य कितना 2, राइट। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, तो 40% बढ़ाने का मतलब ये 140% हो जाएगा, हाँ या ना, होगा ना 140। और दूसरे में क्या किया, x% से घटाया जाता है। और मान लीजिए कि घटाने के बाद जैसे यहाँ बढ़ाया, 40 बढ़ाया तो हो गया 140, जैसे हम कहते हैं 40 घटाया गया तो घट के कितना हो जाता है 60%, घटाता 20% तो घट के कितना हो जाता है 80%। तो घटने के बाद क्या हुआ उसको मान लेते हैं हम y%, उसको मान लेते हैं y%, ठीक है। जैसे x% घटाया और घटाने के बाद वो कितना परसेंट हो गया, y% हो गया, कितना परसेंट, y%। ये प्रतिशत से प्रतिशत तो कट ही जाएगा। और यही परिवर्तन के बाद ये जो दोनों परिवर्तन हुआ उसके बाद रेशियो नया क्या बन गया 7/3, यानी ये बराबर हो जाएगा 7/3, राइट। यहाँ से कुछ कटेगा बच्चों, 7 दूनी 14, 20 बार में 7, 2 से कट जाए और 2 से कटेगा नहीं, 10 बार में, तो मुझे लग रहा है 10 या 30 या 90 हो रहा है बच्चों, यानी y का मान आपको कितना मिल गया 90। घटाने के बाद 90, तो घटाते किससे हैं 100 से ही ना, 100 से घटाने के बाद 90 हो गया, तो सोचिए कितना परसेंट घटा, 10%। आंसर कितना होना चाहिए, सही है, दैट्स ऑल बच्चों, है ना। यहाँ समझना जरूरी है क्योंकि हम उसने x% की कमी किया था, तो x% कमी करने के बाद बचा कितना, क्योंकि वृद्धि करने के बाद क्या हुआ वो लिखे हैं, तो कमी करने के बाद जो बचेगा उसी को लिखेंगे ना। तो कमी करने के बाद हमने मान लिया y% बचा, तो कमी करने के बाद 90%। किस में कमी होता है, 100 में ही तो घटाते हैं, 100 में ही जोड़ते हैं। तो 100 से कम करने के बाद 90 हुआ तो कितना परसेंट कम हुआ, दैट इज 10% कम हुआ, आंसर हो जाएगा। अगला
रेशियो का बड़ा ही फेमस सा सवाल है बच्चों। इस सवाल को आप सभी बच्चे बनाने की कोशिश करिए। क्या कर रहा है? U अनुपात भी कितना दिया है? 4:7 और V अनुपात W कितना है बच्चों? 9:7। जब दो अलग अलग रेशियो हो तो पहले बैलेंस करिए। V और V समान है, इसके नीचे की संख्या समान होना चाहिए। इसको 7 से गुणा करेंगे, 7 9 63, 7 7 49। इसको 9 से गुणा करिए, 9 7 63, 9 4 36। अब V और V समान, उसके नीचे की संख्या भी समान हो गया, यानी कंबाइंड रेशियो आपने पता कर लिया। अब इसमें किसी एक का वैल्यू दिया है, U का मान क्या है? 72, यानी 36 का वैल्यू कितना है? 72। तो 36 का 72 होने का मतलब इसमें 2 गुणा किया, तो एक में 2 गुणा हुआ तो सब में 2 गुणा हो जाएगा। आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है? W का। तो 49 में 2 गुणा कर दीजिए, 49 दूनी कितना बच्चों? 98, यानी आंसर होना चाहिए B फॉर बिहार, यानी 2 नंबर। सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतने रुपये तथा 6 वर्षों में इतने रुपये हो जाती है। आपसे पूछ रहे वो राशि क्या है? तो 5 वर्षों में वो धन कितना हो गया? 10,650 और 6 वर्षों में हो गया 11,076। तो बच्चों 11,076 में 10,650 को जरा घटाइए। 6 7 में 5 गया 2, 10 में 6 गया 4, 426। सही है। 5 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना, तो ये जो धन में परिवर्तन हुआ वो ब्याज की वजह से परिवर्तन हो रहा है ना। तो 1 साल में कितना बढ़ा? तो 1 साल में 426 बढ़ा, यानी 1 साल का SI यानी सिंपल इंटरेस्ट आपने पता कर लिया। तो 1 साल का SI यदि 426 है तो 5 साल का SI निकालने के लिए 5 से गुणा कर दीजिए। तो 5 छके 30, 5 दूनी 10, 3 13, 5 चौके 20 और 21, 2130 रुपये ब्याज बनेगा, है ना। और ये है 5 साल का मिश्र धन। हमने क्यों 5 साल का ब्याज निकाला? क्योंकि 5 साल का ये मिश्र धन है, और मिश्र धन में जब आप ब्याज घटा देंगे तो मूलधन मिलेगा। यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ आपको 6 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, तो बेहतर है कि कम साल वाला लीजिए। तो ये 5 साल का हमारा क्या है बच्चों? मिश्र धन है। तो इस मिश्र धन में 5 साल का ब्याज घटा दीजिए, 10,650। 10,650 में आप ये जो मूलधन है, सॉरी ब्याज जो है 5 साल का, उसको माइनस करिए। तो 0 5 में 3 गया 2, 6 में 1 गया 5, 10 में 2, 8520 है कहीं। आंसर होना चाहिए 4। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्या कर रहा है? 8वां नंबर प्रश्न। मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगा? वेरी सिंपल, बच्चों का खेल। एक किताब को उसने 225 में खरीदा और उन्हें बेच दिया कितने में? 162 में। तो देखो घाटा कितने का हो? 5 में से 2 गया 3, 12 में 6 गया 6। एक किताब पर 63 रुपये का घाटा हुआ। कहा ऐसा उसने 7 किताबें बेचा तो कितना घाटा हुआ? तो गुना 7 कर देते हैं, है ना। 7 या 21, 7 के 42, 2 कितना? 44। आंसर होना चाहिए 441। सही है बच्चों। अगला देखो, यदि 5 निरीक्षणों A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत n है, तो 5 नए निरीक्षणों A1 -100, A2 -100, यानी सभी में 100 100 100 माइनस किया तो कहता बताओ नया औसत क्या हो? बच्चों औसत का प्रॉपर्टीज है कि यदि कुछ संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, जैसे 5 संख्याओं का एवरेज है 10 और सभी में 2-2 वृद्धि कर दिया जाए, पाँचों में 2-2 बढ़ाएंगे ना तो एवरेज में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी। जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा ही परिवर्तन एवरेज में हो जाएगा। सभी में 2-2 बढ़ाएगा तो एवरेज में भी 2 बढ़ेगा, सभी में 2-2 घटाएगा तो एवरेज में भी 2 की कमी हो जाएगी, सभी में 2-2 गुणा करेगा तो एवरेज में भी 2 से गुणा होगा, और सभी में 2 से भाग देगा तो एवरेज में भी 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ देखो ये जो नंबर दिया हुआ 5, पाँचों का औसत क्या था बच्चों? n है। अब देखो नया औसत किसका पूछ रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि सभी में 100 100 100 माइनस कर दिया, तो जब सब में 100 की कमी कर दिया एवरेज में भी 100 की कमी हो जाएगी, यानी n में 100 घटा दीजिए तो आंसर क्या होना चाहिए? डी नंबर, है ना। चलिए अगला ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बच्चों ऐसे सवाल को हमेशा इस फॉर्मूले पे बिठाओ। माना कि ए x दिन में, बी y दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में, ये निकालने के लिए फॉर्मूला हमेशा यूज़ करिए x गुना वाई बटे x प्लस वाई, यानी इसी फॉर्मूला पे बैठाइए तो 6 गुना 8 बटे 8 6 14।
2 चौके 8, 2 सते 14, 6 चौके 24/7 आंसर क्या होना चाहिए? 1 नंबर, है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो क्या सिंप्लीफिकेशन का, ऐसे सॉल्व करिए आराम से। तो देखो बच्चों 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा। अब ये 4 तिया 12, 13/4, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करें, 13/4 और क्या है प्लस, इधर का वैल्यू हमें क्या मिला 2 आया था, और 6 में 2 घटा बच्चों कितना 4, तो 4 चौके 16 और 13 मिलके कितना बच्चों 29/4 हो गया, राइट 29/4, और इसका वैल्यू आ गया 29/4। अब 5 दूनी 10 और 11/2 में 29/4 घटा दीजिए, 11/2 माइनस 29/4, देखिए आंसर क्या है, एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा और यहाँ बच्चों 29, 22 माइनस 29 माइनस 7/4, यानी आंसर होना चाहिए 1 नंबर, माइनस 7/4। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीन पर देखो ये क्या कर रहा है। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी क्या है? बच्चों इसको 2 तरीके से आप ऐसे भी बना सकते हो। मान लो कि उसके घर की दूरी कितना है x किलोमीटर, ये मान के यदि बनाते हैं तो जब वो जा रहा था ऑफिस, है ना, तो किस गति से जा रहा था 25 की गति से, तो x की दूरी को 25 की गति से चलने में समय लगेगा x/25, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे 4। जब वो वापस आएगा बच्चों तो x किलोमीटर ही दूरी तय करेगा, और किस गति से वापस आ रहा है 20 की गति से, तो वापस आने में उसे समय लगेगा इतना, जाने और आने में टोटल टाइम इतना ही लगा, और टोटल टाइम कह रहा है कितने के बराबर 9 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करके x का मान निकाला जा सकता है। एलसीएम बच्चों 100 आएगा, 25 चौके 100, यहाँ 4x हो जाएगा, और 20/100 यहाँ 5x = 9। तो आप कहेंगे 9x/100 बराबर कितना बच्चों 9, 9 से 9 कट गया तो x का मान कितना मिला 100, यानी वो दूरी कितना 100 किलोमीटर, राइट। अब इस सवाल को आप चाहें तो एवरेज के फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जाने और आने में दोनों दूरी तो समान ही है ना, 2 दूरी जब समान हो, है ना, जब यहाँ से यहाँ गया x किलोमीटर और वापस जब आया तो भी x ही दौड़ा, तो आने और जाने का जब 2 दूरी समान हो और दोनों को अलग अलग चाल से तय किया गया हो, तो बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखिएगा 2xy/x + y, है ना। ये एवरेज स्पीड यानी जाने और आने तक का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये हो जाएगा। इस पे यदि बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुना पहला स्पीड 25, दूसरा स्पीड 20/20 + 25 दैट इज कितना बच्चों 45। नहीं, इस एवरेज स्पीड से ही गया तो उसे टोटल टाइम कितना लगा था 9। तो जब आप चाल को समय से गुणा करेंगे तो दूरी मिल जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन ये दूरी कौन सा निकला, जाने प्लस आने का, और आपसे तो एक ही तरफ का दूरी पूछ रहा है ना कि बताओ घर से उसका ऑफिस की दूरी क्या है, तो आपको लास्ट में इससे क्या करना चाहिए 2 से डिवाइड भी कर देना चाहिए, है या नहीं बच्चों। यस, तो इसको कटाते हैं, 9×5 = 45, 5 दूनी 10, ये 0 7, 25 दूनी 50 दूनी 100, यानी आंसर यहाँ से भी आप निकाल सकते क्या। अगला ये क्वेश्चन को देखो बच्चों क्या करें। अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा करता है। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ तो क्या है ना, यहाँ पे 3 आदमी जब मिला तो कितने दिन में किया 35, और जब 2 आदमी मिला तो 60 दिन में। तो जो एक अकेला बचा उसके बारे में पूछ रहा है ना, तो ये वाला भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बच्चों को बता दूं, जैसे सपोज करो A नाम का व्यक्ति A प्लस B दोनों मिलकर सपोज करिए कितने दिन में काम किया x दिन में, और इसमें से B सपोज करिए कितने दिन में किया y दिन में। तो आपसे पूछेगा बताओ A अकेला उसको कितना दिन में, तो इसका निकालने के लिए दोनों को गुना करिए और नीचे लास्ट में क्या करिए घटा दीजिए। जैसे वहाँ क्या होता है A इतना दिन में B इतना दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में, तो x गुना y/x + y। और जब 2 इतना दिन में उसमें से 1 इतना दिन में जो बचा उसके बारे में पूछे तो माइनस कर लेते हैं। तो इसी फॉर्मूले पे यदि आप चाहें तो बैठा सकते हैं, है ना। तो 35 × 60 बटे दोनों का अंतर, 60 में 35 घटेगा बच्चों कितना 25। अंतर कितना 25, आंसर आ जाना चाहिए। 5 × 7 = 35, 25 25, 5 से 12 84 है बच्चों, सॉरी 12 × 7 =
84 आंसर ही। तो फास्ट हम लोग ऐसे ही करके निकल सकते हैं, सीधी सी बात। तो कोई इफिशियंसी, कोई कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ ना बच्चों, देखो a + b + c, मान लो 3 आदमी का समय दिया और इसमें से फिर a + b का दिया सपोज करो, है ना, और जो बचा उसका पूछ रहा है, तो इसी फॉर्मूले पे तो बैठेगा ना, है या नहीं है। अगला, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगा। 3 वर्षों में कितना गुना हो गया, 5 गुना। जब कभी भी बच्चों ऐसा सवाल हो कि कोई राशि इतने वर्ष में इतना गुना हो गया, तो बताओ कितने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले गुना वाला रिलेशन लिखिए, जितना गुना हुआ उतना ही गुना करते जाइए। 5 गुना हुआ तो 25, 5 ही गुना करेंगे, 25 × 5 125, और इधर जो समय है उस समय में उतना ही जोड़ेंगे। जैसे 3 है तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 125 होने में उसको कितना साल लगेगा, 9 साल। इधर गुना और इधर समय को जोड़ना, क्योंकि उतने ही इंटरवल में वो उतना ही गुना हो जाता है। और चक्रवृद्धि मिश्रण जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे चलता है, किस पे चलता है, जीपी पे, है ना। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में देश इतना विकेट लिए हैं, दिए गए आंकड़ों का बहुलक मतलब मैक्सिमम रिपीटिशन। कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार है, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार है, ये पता करना है। तो जरा गौर करो, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 4 बार। क्या कोई और भी नंबर 4 बार दिख रहा है क्या। 3 के बारे में देखेंगे, 1 2 ही बार, ऑप्शन में चेक कर लीजिए, 3 नहीं हो सकता है ना। 0 के बारे में चेक करिए तो 0 2 ही बार दिख रहा है, बिल्कुल नहीं जाएगा। 5 के बारे में देखिए, 5 3 बार दिख रहा है, जबकि 2 हमारा 4 बार, तो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन 2, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला, इसका HCF बताना है। जब कभी भी बच्चों HCF पता करना हो, क्या पता करना हो बच्चों, HCF, तो इसके लिए क्या करना है, देखो एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। जब भी HCF पता करो ना, तो दोनों में कॉमन चीज़ पता करना है, मेरी बात पे ध्यान देना। दोनों में कॉमन चीज़, कॉमन क्या क्या दिखा, तो दोनों में 3 दिखा, है ना। दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। और जब भी HCF की बात करें तो दोनों में जिसका मिनिमम पावर होगा, दोनों में जिसका मिनिमम पावर होगा, मिनिमम यानी कम से कम, तो दोनों में 3 का मिनिमम पावर क्या है, यहाँ 3 का मिनिमम पावर 5 है और यहाँ क्या है 3 है, तो दोनों में छोटा कौन, 3, तो छोटा वाला ही हमेशा लेना है। कौन सा लेना है, छोटा वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 3। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। खरीदा 220 में, 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो 20% लाभ का मतलब 1/5, लाभ में जोड़ दीजिए, 5 है, 6/5 से गुणा कर दिए, 5 से कटाइए, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 264। सी नंबर आंसर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर सिंप्लीफिकेशन का है, जरा इसे प्रेम से सॉल्व करो बच्चों। सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया, सबसे पहले किसकी क्रिया करना है, ब्रैकेट। सॉल्व करें तो 10 में घटा लीजिए सीधा, तो 9 हो जाएगा। 9 + 14/3, 9 + 14/3, 9 तिया 27 और 14 मिलके बच्चों कितना, 41, हाँ 41/3 आ रहा है। कितना आ गया, 41/3, ठीक है। अब उसके बाद का की क्रिया, उसके बाद का की क्रिया, तो का की क्रिया के साथ इसे ऑपरेशन करेंगे। 5/3 का मतलब गुणा, और इस ब्रैकेट का वैल्यू आपने पता किया 41/3, 41/3, तो 5 क्या है, 5, 5 चौके 20, 205/9, कितना आ गया बच्चों, 205/9। अब यहाँ आइए, तो 10 तिया 30 और 31/3, 31/3 भागा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ही वैल्यू आपने क्या पता कर लिया, 205/9। तो जब भागा है तो भिन्न क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, गुना करके उलट दीजिए, 9/205, 3 दिया 9, 3 का है 3, कुछ गड़बड़ हो गया क्या बच्चों, 3 का है 3, 3 दिया, और 93/205 है क्या, हाँ है, तो 93/205 सही है। 93/205, दैट इज आंसर इज बी फॉर बिहार। एवरीथिंग इज ओके। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, इसको बनाओ। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई
दिया हुआ है, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई। जब कभी भी कमरा की बात करें तो कमरा को हमेशा घनाभ समझिए। कमरा मतलब घनाभ। जब भी ये पूछे कि किसी घनाभ में या किसी कमरे में सबसे अधिक लंबाई वाली वस्तु कौन सी रखी जा सकती है, यानी मैक्सिमम कितनी लंबाई की वस्तु रख सकते हैं, तो बच्चों हमेशा क्या करना, उसके विकर्ण की लंबाई बताना, उस घनाभ के विकर्ण की लंबाई बताना। और घनाभ के विकर्ण का लंबाई होता है बच्चों √L² प्लस B² प्लस H²। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का स्क्वायर करके तीनों को जोड़ दीजिए और उसका वर्गमूल निकालिए, विकर्ण की लंबाई। और विकर्ण की लंबाई ही क्या होता है, सबसे बड़ी लंबाई होती है, सबसे बड़ी लंबाई, जिसका वैल्यू निकालते हैं। आइए, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और बच्चों 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 204। इस सभी को हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। 6 4 10 1 11 बाकी 1 है ना, और 5 4 9 9 4 13 14 का 4 बाकी 1 और 4 2 6। गड़बड़ हो गया लगता है जोड़ने में, क्या 6 4 10 10 1 11 बाकी 1 5 4 9 9 4 13 14 बाकी 1 है ना, और 2 1 3 3 4 7 1 8। सही है ना, दैट इज व्हाट 29। यानी आंसर क्या होना चाहिए, सी नंबर, बिल्कुल सही है। ये एवरेज का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है बच्चों, एवरेज का, है ना। इस क्वेश्चन को बनाइए, क्या कर रहे हैं। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 kg से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत 31 था तो अध्यापक का वजन कितना। बच्चों 22 जो छात्र था, उस 22 का एवरेज औसत वजन शुरुआत में कितना था, 31 था। यानी सभी 2200 छात्र कितने कितने के थे, 31 31 31 31 31। जो अध्यापक आया यदि वो भी 31 का होता तो फिर भी तो सब 31 31 ही रह जाता, मतलब एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन उसके आने से एवरेज में परिवर्तन हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब अध्यापक 31 से ज़्यादा लेकर आया होगा। कितना ज़्यादा उम्र लेकर आया, तो पहले से 22 था, एक अध्यापक आया तो टोटल नंबर कितना बन गया 22 और 1 मिलके 23 हो गया। और सभी में कितने की वृद्धि कर दिया, 1 kg का वृद्धि किया, तो टोटल वृद्धि 23 गुना 1, यानी इतना ही ज़्यादा उम्र होगा उसका 31 से। तो 31 प्लस 23 बराबर कितना बच्चों 54, यानी अध्यापक कितने का होगा 54 kg का, राइट। बच्चों इस प्रश्न को देखो क्या कह रहा है। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये वर्ग सेंटीमीटर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना होगा। सबसे पहली बात तो बच्चों आपको शंकु को समझना होगा। शंकु को समझिए। शंकु कुछ इस तरह से बना होता है बच्चों, जिसका आधार जो है वो वृत्ताकार होता है। आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ये शीर्ष और शीर्ष से आधार के सेंटर को जब मिलाएंगे तो ये शंकु की ऊंचाई कहलाता है बच्चों। और जब आधार वृत्ताकार है तो सेंटर से जब परिधि को मिलाएंगे तो ये त्रिज्या होगा और ये भी त्रिज्या हो जाएगा। और ये जो बच्चों हैं ये इसे क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इसे क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, है ना। यहाँ से जब गौर करो तो ये देखो तो ये वाला एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है बच्चों, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बनता है ना। अब आपसे पूछा है कि शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना होगा। तो बाहर से जब रंगेंगे शंकु को तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि कितना एरिया रंगना है, कितना क्षेत्रफल रंगना है। तो बाहर का जो टोटल एरिया होगा उस टोटल एरिया को क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं बच्चों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है, राइट। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है πr/l के। किसके बराबर होता है बच्चों, πr/l। यानी आप देखो तो इस प्रश्न में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, दैट इज h का मान दिया हुआ है कितना बच्चों 16। शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब r भी आपको कितना दे रखा है 30 दे रखा है। अब आपको पता करना होगा l, क्योंकि l जब तक नहीं पता चलेगा तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता कर पाएंगे, है ना। तो बच्चों l कैसे पता किया जाए, तो एक सिंपल तो लॉजिक ये है कि ये समकोण त्रिभुज में रेडियस पता है, यानी आधार पता है, लंब पता है, तो कर्ण निकल जाएगा, है ना। क्योंकि कर्ण बराबर होता है बच्चों लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर,
तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यदि आप याद रखेंगे तो ये निकालने में आपको बहुत आसान होगा। क्या याद रखना है बच्चों? तो समकोण त्रिभुज के कुछ ट्रिपलेट होते हैं, जैसे फेमस ट्रिपलेट 3 4 5 होता है कि नहीं बच्चों? 6 8 10 होता है 5 12 13 होता है, ये सब ट्रिपलेट है। ठीक उसी तरह 8 15 और 17 भी एक समकोण त्रिभुज का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मतलब ये तीनों की तीनों भुजाएं जो हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होने का मतलब क्या होता है कि इसमें दो छोटी भुजा का स्क्वायर करके आप जोड़िए तो वो तीसरी यानी सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो समकोण त्रिभुज का ही भुजा होता है। क्योंकि आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। तो ये सभी के सभी क्या है बच्चों? ट्रिपलेट हैं, जिसे आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। आप बच्चों यहाँ जरा रेशियो लो तो ये दोनों किससे कटता हुआ दिख रहा है? तो 2 से कटेगा, 2 से 15 बार में, 2 से 8 बार में। क्या इसमें से कोई ट्रिपलेट आपको मिलता हुआ दिख रहा है? हाँ, आपको लगेगा कि 8 15 17 तो मिल रहा है ना। तो इसका मतलब है बच्चों 8 15 यदि मिल गया तो कन्फर्म है कि इसकी जो तीसरी भुजा यानी जो कर्ण होगी वो किसके बराबर होना चाहिए? 17 के बराबर होना चाहिए, है ना। लेकिन क्या रेडियस आपको 15 दिया है कि 30 दिया है? तो रेडियस तो 30 दिया हुआ है। तो 15 आपने कैसे लाया? तो कटाने के बाद लाया। इसको भी आपने कटाने के बाद 8 बनाया। तो किससे कटा रहे हैं आप? 2 से। तो निश्चित रूप से 2 से कटाने के बाद का वैल्यू ये 17 है। तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए? ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों? 17 दूनी 34, है ना। 2 से कटाने के बाद का जो वैल्यू आया वहाँ से ट्रिपलेट आप ला रहे हैं 15 8 17, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा? तो 17 दूनी ये 34 बन रहा होगा। तो उस ट्रिपलेट से हम लोग आसानी से L का मान पता कर लिए बच्चों, है ना। ये आपको समझाने में हम वक्त दे रहे हैं, जब आप खुद समझ जाएंगे तो कितना फास्ट आप निकाल सकते हैं ये खुद ही समझ सकते हैं। तो बच्चों L का मान पता चल गया, तो इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? पाई RL। पाई का मान 22/7। रेडियस आपके पास कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। और L आपने कितना पता कर लिया? 34। इतना एरिया है जिसे आपको पेंट करना है और 1 यूनिट एरिया का कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 14 रुपया वर्ग सेंटीमीटर। यानी 1 यूनिट एरिया का कॉस्ट 14 है। इस टोटल एरिया का कॉस्ट कितना होगा? तो 14 से गुणा कर देंगे, है ना बच्चों। बस इसे अब आप लोग क्या करिए? सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 दूनी 14, 2 बार में कटता हुआ दिख रहा है बच्चों। मुझे लग रहा है कि यदि आप इकाई अंक से पकड़े तो शायद इकाई अंक से भी आंसर आ जाएगा, पूरा गुना करने की भी जरूरत नहीं। और यही सब अप्रोच आपको एग्जाम में बैठते समय ये सब लगाना पड़ेगा, तभी आप भीड़ से अलग बन पाओगे। जैसे देखो, यदि इकाई अंक पता करें तो 2 जीरो को हटा दो। यहाँ से सोचिए कि आपने 10 गायब कर लिया, 10 हटा दीजिए तो बचा क्या? 2 चौके 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, दैट इज इकाई अंक 8। और 8 के बाद 0 आना चाहिए। और आप देख लो वो किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन 4 में नज़र आ रहा है। तो बच्चों इस तरीके से यदि आप अप्रोच लेंगे तो मुझे यकीन है कि आप भीड़ से अलग होकर सबसे फास्ट उत्तर लगा पाओगे। राइट बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। अगला ये क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है बच्चों। यदि एक वर्ग है और वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है और आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। यदि वर्ग की भुजा दिया हुआ हो और क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो भुजा का स्क्वायर होता है। साथ ही साथ एक और क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना, जब विकर्ण दिया हुआ हो तो विकर्ण से भी डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। राइट बच्चों, तो यहाँ विकर्ण दिया है तो डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। विकर्ण का स्क्वायर यानी 10√2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। 10 का स्क्वायर दैट इज 100 और √2 का स्क्वायर दैट इज 2 बटे 2। 2 से 2 कट गया बच्चों, बचा क्या? 100, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया 100। राइट, अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने से, एक बार वस्तु को कितने में बेच रहा है बच्चों? 900 रुपये में। बेचने से अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर हानि का दोगुना है। और एक बार उसे कितने में बेच रहा है? 450 में। तो कहता है 450 में जब बेच रहे थे तो हानि हो रहा था और जब 900 में बेचने लगे तो लाभ होने लगा। और लाभ और हानि में भी रिलेशन दिया है कि यदि इतना में बेचने से यदि आपको 5 रुपये का हानि हो रहा था तो यहाँ आपको 5 का दोगुना यानी 10 का लाभ हो रहा है। मान लीजिए यहाँ हानि आपको कितने का हो रहा था? x का हो रहा था। तो 450 में बेचने से x रुपये की हानि हुआ तो खरीदे होंगे कितने में? तो जोड़ दीजिए। जैसे आप समझो कि 10 रुपये में आपने बेचा और 2 रुपये का आपको लॉस लग गया, तो आप खरीदे होंगे 12 रुपये में ना, तो जितने की हानि हुआ उतना जोड़ दीजिए। ये हमारा क्रय मूल्य पता चल गया वस्तु का। अब 900 में जब बेचा तो कहता है जितना यहाँ हानि हुआ था उसका दोगुना फायदा हो रहा है। तो दोगुना फायदा होने का मतलब 2x का लाभ हो रहा है। तो जितने का लाभ हो उतना यदि इसमें माइनस कर देंगे तो बच्चों ये भी तो CP हो जाएगा और दोनों CP है, इसलिए आप दोनों को
बराबर कर सकते हैं। यहाँ से आपको x का मान पता चल जाएगा। 2x और x मिलके कितना हो जाएगा बच्चों 3x, और 900 और 450 का अंतर कितना हो जाएगा 450। 3 से कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा 150 बार में, यानी x का मान आपको क्या मिल गया 150। या तो यहाँ से CP पता कर लीजिए या तो यहाँ से करिए, दोनों CP है, कहीं से भी पता कर सकते हैं। तो 450 में x यानी 150 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 600, यानी आपने CP कितना पता कर लिया 600। राइट बच्चों। अब कहता है कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर बेचना होगा, तो क्रैमूल्य दिया है 25% लाभ पर बेच दीजिए। 25% लाभ दैट इज 1/4 लाभ में जोड़ के सीधा गुना कर दीजिए, 4 1 5/4 होल वैल्यू का सीधा गुना करिए। 4 से कटेगा बच्चों 15 बार में 150, 15 5 75, यानी आंसर होना चाहिए 750। राइट। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों ये देखो क्या कर रहा है। एक मूलधन 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाता है। मूलधन क्या है बच्चों, ये आपका 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिश्र धन दिया हुआ, और आपसे पूछ क्या रहा है? मूलधन पूछ रहा है। जब भी मिश्र धन दिया हुआ हो, मूलधन पूछ रहा हो, होल वैल्यू का उल्टा गुना करिए। जितने साल का मिश्र धन उतना बार उल्टा गुना। 3 साल का दिया 3 बार उल्टा गुना कर देंगे। 19,683 हमारा मिश्र धन है। 8% का होल वैल्यू पता करो, तो 8/100, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 25, और इसको हमेशा क्या करना होल वैल्यू निकालने के लिए, चूंकि वृद्धि होता है इसको जोड़ना है, तो होल वैल्यू हो रहा है 27/25। इसका उल्टा गुना करेंगे यानी 25/27 कितना बार, तो जितना साल का दिया हुआ है उतना बार। 3 साल का तो 3 बार। बच्चों इकाई अंक से यदि पकड़ो, देखो यहाँ पे कहीं भी दशमलव में आंसर नहीं है, दशमलव में आंसर नहीं है, इसका मतलब नीचे जो भी वैल्यू आएगा उससे ऊपर वाला वैल्यू कंफर्म कटेगा, 100% कटेगा, तभी तो पॉइंट में नहीं आया है ना। नहीं कटेगा तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में नहीं आने का मतलब है कि 27 पे पावर जो 3 है उसका जो वैल्यू होगा ऊपर वाला वैल्यू कंफर्म कटेगा। तो बच्चों इकाई अंक से पकड़ो, तो 27 को 3 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा 7 49 9 9 7 63 दैट इज 3, और यहाँ देखो इकाई अंक 3 नजर आ रहा है। कंफर्म हो जाओ कि ये 27 के क्यूब से पूरी तरह से कट गया, इतना विश्वास रखो, है ना। और बचा क्या, तो 25 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 15,625। राइट बच्चों। तो ऐसे ही फास्ट आपको काम करना है। अगला यहाँ क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। समान लंबाई के 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई की गणना करें। बच्चों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होना चाहिए कि जब कभी भी 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो दोनों ट्रेन की कुल लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। 2 ट्रेन जब भी एक दूसरे को पार करेगी और पूछेगा बताओ कितना दूरी तय करेगी, तो आपको हमेशा बताना है दोनों ट्रेन की कुल लंबाई के बराबर दूरी तय होगी। चाहे वो दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो या दोनों ट्रेन अपोजिट जा रहा हो, हर हाल में दोनों की कुल लंबाई के बराबर ही दूरी तय होगी। ये बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है ना, और कहता है एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले लिया 36 सेकंड। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगा वो स्लो वाले को तो पार करेगा ही करेगा, ये तो तय है। तो कितने सेकंड में पार कर गया? 36 सेकंड में पार कर गया। तो बच्चों बताओ, जब एक ट्रेन दूसरे को पार कर रही होगी तो किस चाल से, तो वहाँ चाल नहीं सापेक्षिक चाल की बात होनी चाहिए। जब कभी भी 2 वस्तु गतिशील हो, जब कभी भी 2 वस्तु क्या हो गतिशील हो, तो किस चाल से पार होती है बच्चों? सापेक्षिक चाल से। चाल नहीं बल्कि सापेक्ष, क्योंकि दोनों ट्रेन गतिशील है ना, तो सापेक्षिक चाल से पार होगी। तो सापेक्षिक चाल क्या होता है? जब समान दिशा में दोनों ट्रेन चलेगी तो सापेक्षिक चाल निकालने के लिए घटाइएगा, और जब अपोजिट चलेगा तो सापेक्षिक चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़िएगा। एक ही दिशा में जा रहा है तो दोनों घटेगा। 46 और 36 का अंतर कितना हो गया, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पार कर रही है कौन? तेज वाली ट्रेन, है ना। और कितने सेकंड में पार कर गई? 36 सेकंड में। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा इसे बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए। और कितने सेकंड में पार कर गया बच्चों? 36 सेकंड में, तो 36 से गुना कर दीजिए। चाल को जब आप समय से गुणा करते हैं तो दूरी निकलता है, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 गुना 10 दैट इज कितना? 100। यानी दोनों की कुल लंबाई, जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों की कुल लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, दैट इज दोनों ट्रेन की टोटल लंबाई हो गया 100। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है? समान। दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है? समान है, यानी दोनों का बराबर बराबर है। तो आप सोचो दोनों मिल के 100 है और दोनों बराबर है, तो 2 से डिवाइड कर दो, लास्ट में 2 से डिवाइड कर दो, तो दोनों ट्रेन की लंबाई आपको क्या मिल गया? 50। राइट बच्चों। तो बच्चों ये थे आज के आप सभी के 25 प्रश्नों का डिस्कशन। मुझे पता नहीं आप सभी को मेरा डिस्कशन कैसा लगा। जैसा भी लगा बच्चों
जैसा भी लगा, चाहे अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। कमेंट से हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है बच्चों। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।